अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो आज टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो लास्ट क्लास से कंटिन्यू है और हमें जो चीज़ देखनी थी वो ये है कि किस तरह से हम रेट्स ऑफ चेंज एंड बिहेवियर ऑफ ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें देखिए गैसोलीन कॉस्ट हैव एक्सपीरियंस सम वाइल्ड फंक्शंस फ्लक्चुएशंस ओवर द लास्ट सेवरल डिकेड्स। टेबल 1 में कुछ दिया हुआ है इन्होंने वाइल्ड फ्लक्चुएशंस का लास्ट डिकेड हो। ये 2005 से लेके 2012 तक का टाइम है और इसमें जो कॉस्ट है वो दी हुई है इस तरह से, ठीक है। इसमें ये कहते हैं कि अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो एक ग्राफ आपके सामने आएगा लाइक इस तरह से। जैसे अगर हम कहें कि ओके क्लास, यहाँ इन्होंने दिया हुआ है, अगर मैं इसका टेबल प्लॉट करूँ तो वो टेबल कुछ इस तरह से आपके सामने ऑब्ज़र्व होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ बताना चाहूँ इसको, तो हम इस तरह से कहेंगे कि यार ये एक टेबल हम बनाएं और यहाँ कुछ टाइम पीरियड बताना शुरू करें। सो 2005, 2006, 2007 एंड सो ऑन। इसी तरह यहाँ कॉस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ ये कहते हैं 2.31, 2.62, 2.84। जैसे अगर आप इसको 2 ले लेते हैं तो ये 2.631 यहाँ कहीं आएगा। तो एक ये पॉइंट है 2005 में, तो ये यहाँ प्लॉट हो गया। इसी तरह 2006 में 2.62, इससे थोड़ा सा ऊपर ले लें आप, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं लेट सपोज हो गया। इसी तरह 2007 में 2.84, तो ये इससे थोड़ा सा और ऊपर हो गया। तो अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता हुआ नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। फिर ये वैल्यूज़ और बढ़ेंगी और ये बढ़ते बढ़ते ये इस तरह का एक ग्राफ आपके सामने आ जाएगा। अब ये चेंज हो रहा है इसका, यानी हर पॉइंट पर वैल्यू चेंज हो रही है इसकी ना। तो ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ये इस पॉइंट पर फॉर एग्जांपल इस तरह से है, इस पॉइंट पे देखा जाए तो ये इस तरह से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप इसका चेंज हो रहा है हर पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ ये कहते हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है ना वो बराबर होता है, यहाँ अगर देखें, चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट। चेंज इन आउटपुट का मतलब है डिपेंडेंट वैल्यू और इनपुट का मतलब है इंडिपेंडेंट वैल्यू। तो ये डेल वाई ओवर डेल एक्स यानी चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट से आप एवरेज रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एवरेज आउटपुट चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट। तो रेट ऑफ चेंज को फिर ये डिफ़ाइन करते हैं इस तरह से, जैसा यहाँ ये बताया है इन्होंने, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 ओवर x2 माइनस x1। बेसिकली ये स्लोप है एक तरह से स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। अच्छा अब यहाँ इन्होंने एक क्वेश्चन दिया, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस ऑफ गैसोलीन बिटवीन 2007 एंड 2009 इन। अब देखिए इसमें होगा क्या, इन 2007 द प्राइस ऑफ गैसोलीन वाज 2.84, 2009 में कॉस्ट ये है। तो टाइम पीरियड अगर देखें 2009 माइनस 2007 दैट इज़ 2 ईयर। और अगर y2 माइनस y1 यानी कॉस्ट का चेंज देखें तो ये 2.41 से 2.84, ये नेगेटिव है। इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम गैसोलीन की कॉस्ट डिक्रीज़ हुई है। तो अगर मैं इसका प्लॉट करूँगा तो ये असल में इस तरह का प्लॉट आएगा, यानी डिक्रीजिंग 50.22, 0.22 नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्त वैल्यूज़ जो है वो डिक्रीज़ हुई, ठीक है जनाब। इसके बाद हम यहाँ एक क्वेश्चन अगर हम देखें, ये यहाँ ये कहते हैं कि गिवन द फंक्शन फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑन द इंटरवल। इस इंटरवल में एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या आ रहा है। तो हम एक काम ये करते हैं, यहाँ से अगर वैल्यूज़ को कंसीडर करें, देखिए ये -1 है ना, तो इस -1 पर अगर मैं वैल्यू देखना चाहूँ तो -1 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो -1 पर वैल्यू कितनी है, 3,
और 2 पर वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ से देख सकते हैं 2 पर वैल्यू कितनी है 1, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो 2 पर वैल्यू कितनी है 1 है। तो अब अगर आपको मैं एवरेज रेट ऑफ चेंज की हम बात करें तो रेट ऑफ चेंज एवरेज रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू डेल वाई, यानी y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 3 ओवर x2 माइनस x1, यानी 2 माइनस ऑफ माइनस 1, तो दैट इज माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, माइनस माइनस प्लस 3, तो ये आपके पास माइनस 2/3। तो फिर ये दोबारा से आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज आ रहा है, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज डिक्रीज हो रहा है अगर हम इसको देखें तो। आई थॉट के यही आना चाहिए y2 माइनस, अच्छा वैल्यू मुझे यहाँ से डिटर्मिन करने में थोड़ी सी गलती हो गई, -2 पर वैल्यू 4 आ रही है, हालांकि पीछे से जैसा ऐसा लग रहा था कि -2 के ऊपर -1 पर वैल्यू 3 नहीं आ रही, 4 आ रही है। तो आप थोड़ी सी इसकी स्लाइटली चेंज कर लें अगर इसको, तो ये वैल्यू आपके पास -1 पर वैल्यू 4 ले रहे हैं ये, जबकि इस वाले ग्राफ से ये लग रहा था -1 पर वैल्यू देखिए 4 आ रही है और T2 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो हमारी ये कैलकुलेशन तो सही है, ये वाली में इसमें सिर्फ वैल्यू तो -1 रेट ऑफ चेंज -1 आ रहा है, ठीक है जनाब। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फोर्स। अब देखिए फॉर सपोज कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F, मेजर कर रहे हैं न्यूटन में, यूनिट है फोर्स का, बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, between 2 charged particles can be related to the distance between the particles d। एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, इन दोनों के दरमियान एक फोर्स है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन हो सकती है, ठीक है। और इसको हम ये कहते हैं कि ये जो चार्जेस के दरमियान फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो रिलेटेड है इस डिस्टेंस से जो इनके दरमियान है, बिटवीन द पार्टिकल्स d इन सेंटीमीटर। फार्मूला इसका दिया हुआ है F इज इक्वल्स टू, यानी ये जो पार्टिकल की फोर्स है अपॉन d स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन दैम। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ फोर्स, एवरेज रेट ऑफ फोर्स बताइए, एवरेज रेट ऑफ फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज इंक्रीज 2 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर। अगर डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो देखिए 2/d 6 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2/d, यानी कि 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये y का चेंज हो गया, डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2, ठीक है। तो ये अब आपने कैलकुलेट किया तो 2/36 माइनस 2/4, 2/36 माइनस 2/4 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 दैट इज़ 4, ठीक है। तो 36 और ये आपने कैलकुलेट कर लिया, तो 2 माइनस 4 9 2 18 डिवाइडेड बाय 4, और 2 माइनस 18 का मतलब -16/36 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 4 16, 4 1 4, 4 9 36, दैट इज इक्वल टू -1/9 इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स। ये वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है, -1/9। एक और चीज़ देखते हैं, यूजिंग ग्राफ टू डिटरमिन वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। देखिए बेटा, आप सब लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हम ग्राफ देख रहे हैं तो इस पॉइंट से फंक्शन कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है और यहाँ तक इंक्रीज करता हुआ गया। तो अगर हम देखें तो -20 से लेकर +16 तक ये वैल्यू फंक्शन की इंक्रीज कर रही है, और किस डोमेन में कर रही है अगर देखा जाए तो -4 से लेके +2 तक। तो आप ये कह सकते हैं -4 से
-2 के इंटरवल में, -4 से -2 तक के क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद -2 से फंक्शन डिक्रीज करना शुरू हुआ और कहाँ तक आया डिक्रीज करता हुआ, 2 तक। तो अब आप ये कह सकते हैं कि -2 से +2 तक फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये मैं जस्ट ग्राफ को देखता जा रहा हूँ और उससे ये पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ कि फंक्शन कब इंक्रीज कर रहा है और कब डिक्रीज कर रहा है। फिर इसी तरह +2 से +4 तक फंक्शन फिर कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहा है। तो +2 से +4 तक फंक्शन फिर इंक्रीज कर रहा है। इस तरह हम ग्राफ से फंक्शन के इंटरवल्स निकाल सकते हैं जहां फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर इन्होंने जैसे ये बताया कि A से लेके B तक फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, फिर ये मैक्सिमम पॉइंट आ गया तो इसको लोकल मैक्सिमम कहते हैं। फिर यहाँ से फंक्शन दोबारा डिक्रीज कर रहा है तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये वाला जो पोर्शन आइडेंटिफाई हो रहा है ये डिक्रीजिंग पार्ट है, ये इसका इंक्रीजिंग पार्ट है। ठीक है, लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा, फंक्शन का इंक्रीजिंग फंक्शन जब होता है तो उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोकल मैक्सिमा कहते हैं। और जो फंक्शन मिसाल के तौर पर, और जो फंक्शन का डिक्रीजिंग होता है, जब मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये हमने ये बनाया मैंने एक लूप, तो इसमें फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ये पॉइंट आया इसका हाईएस्ट पॉइंट, तो इसको मैं समझें लोकल मैक्सिमम कहूँगा या लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और ये पॉइंट अगर देखा जाए तो ये डिक्रीज कर रहा है और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, लोकल मिनिमा। दिस पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज द लोकल मिनिमा। इंटरवल्स कैसे डिटरमिन करना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मतलब होता है वो मिनिमम भी हो सकती है या मैक्सिमम भी हो सकती है, इधर मिनिमम और मैक्सिमम। तो फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इंटरवल अगर हमें देखना है और फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट देखना है तो उसको हम कहते हैं लोकल, फाइंडिंग द लोकल एक्सट्रीमा ऑफ फ्रॉम अ ग्राफ। ठीक है, अब अगर फर्स्ट करें ये कि इन्होंने फंक्शन दिया, ये फंक्शन है और कहते हैं कि इस फंक्शन को अगर आप प्लॉट करें तो ये ग्राफ इस तरह का आएगा। इसमें ये पॉइंट आपका मिनिमम पॉइंट है और ये पॉइंट आपका एक तरह से देखा जाए तो मैक्सिमम पॉइंट है। तो इस तरह से हम फंक्शन को देखते हुए ये बता सकते हैं कि ये इसका लोकल मिनिमा है और ये इसका लोकल मैक्सिमा है। यानी ये एक पॉइंट लिया, ये एक पॉइंट लिया, तो हम मैक्सिमम पॉइंट क्या कह रहे हैं, ये है ये -2 पॉइंट समथिंग, यहाँ से अगर आप देखें ऊपर, और ये y = माइनस समथिंग, तो x = माइनस समथिंग के ऊपर लोकल मैक्सिमम की वैल्यू y की ये आ रही है। ठीक है, ठीक है जनाब। अच्छा, अगर ये स्ट्रेट लाइन दिखाई इन्होंने, ये कहते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है क्या ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो आपने सिंपल ये कहना है ना ये इंक्रीज कर रहा है ना ये डिक्रीज कर रहा है। यानी इंक्रीज करता है तो ये यूँ होता है, डिक्रीज करता है तो यूँ होता है, ये बिल्कुल कांस्टेंट है। इसका मतलब है इसका जो m है ना वो इस वक्त स्लोप 0 है। अगर स्लोप 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि नीदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, अच्छा इसी तरह देखिए क्यूबिक फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, तो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है? अगर मैं इससे पूछूं आपसे तो आप कहेंगे ये -∞ से +∞ तक फंक्शन कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, डिक्रीजिंग है तो -∞ से 0 और 0 से +∞। देखिए -∞ से 0 तक ये रेसिप्रोकल फंक्शन है ना, f(x) = 1/x। तो ये जो रेसिप्रोकल फंक्शन है ये देखिए ये डिक्रीज कर रहा है यूँ। ठीक है, तो और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ये सिचुएशन है, तो इसमें हम -∞ से 0 तक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है और 0 से +∞ तक फिर भी डिक्रीजिंग है। तो ये इसका इंटरवल है। इसी तरह ये फंक्शन देखिए -∞ से 0 तक इंक्रीजिंग, यानी ये -∞ है, ये 0 तक फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है।
फिर उसके बाद 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसलिए हमने ये इंटरवल्स बता दिए। यूज अ ग्राफ टू लोकेट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। इसमें कह रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन सा होगा, सबसे मिनिमम पॉइंट एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता है। इस पूरे ग्राफ पर सबसे मिनिमम पॉइंट कौन सा है, ये वाला, इसको आप क्या कह रहे हैं, एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट मिनिमम 0 पर आ रहा है, 0 पर, और वैल्यू क्या आ रही है, -2, 0 ये रहा, ठीक है, और वैल्यू क्या आ रही है, -2। एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन सा होना चाहिए, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, दैट इज यह हाईएस्ट पॉइंट है। ये किस पर आ रहा है, x2 पर, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया। यही चीज़ यहाँ इन्होंने डिफाइन की है कि व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट मिनिमम। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए उन्होंने बताया एट x इज इक्वल टू c वेयर f ऑफ c इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x। किसी भी वैल्यू से वो ग्रेटर ही होगी f ऑफ c के ऊपर वैल्यू, तो वो c पॉइंट लोकल मैक्सिम एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहलाएगा, और जिस पॉइंट पर c की वैल्यू सबसे मिनिमम होगी वो पॉइंट f ऑफ d अगर आप कह लें तो d पॉइंट एब्सोल्यूट मिनिमम कहलाएगा, ठीक है। अच्छा जनाब, एक और पॉइंट देखते हैं। अब ये एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो रही है। एक्सरसाइज में ये आपसे कहते हैं कि कैन द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन बी कांस्टेंट। अगर चेंज हो रहा है तो फंक्शन कांस्टेंट कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, नो। हाउ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम सिमिलर टू एंड डिफरेंट फ्रॉम द लोकल एक्सट्रीमा। लोकल एक्सट्रीमा में मिनिमम भी हो सकता है और मैक्सिमम भी हो सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कर्व बनाता हूँ, ये रहा, ये भी लोकल मैक्सिमम, ये भी लोकल मैक्सिमम, और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एक से ज़्यादा लोकल एक्सट्रीमा हो सकते हैं ना। अच्छा, ये भी मिनिमम, ये भी मिनिमम, और ये सबसे ज़्यादा मिनिमम, तो एब्सोल्यूट मिनिमम। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लोकल एक्सट्रीमा में ये फ़र्क होता है कि लोकल एक्सट्रीमा, मिनिमा और मैक्सिमा जो भी होगा वो एक से ज़्यादा हो सकता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम को एक ही पॉइंट होगा, ठीक है। इसकी आगे एक और कंडीशन भी आएगी कि फ़र्ज़ करें मैं आपसे ये कहता हूँ एक ही कर्व है, एक ही लूप है, तो ये एब्सोल्यूट लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मिनिमा, और इस वक्त यही एब्सोल्यूट मैक्सिमा और यही एब्सोल्यूट मिनिमा कहलाएगा, ठीक है। तो एक भी हो सकता है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने कि ये फंक्शन दिया हुआ है इस इंटरवल के अंदर, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज। कुछ भी मसला नहीं है, ये एक सवाल उठा लेते हैं। वाई क्या है, बी, हाँ, तो इंटरवल में अगर हम माइनस करें तो जी ऑफ बी इज इक्वल टू 2b² -9 और g ऑफ 4 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 -9 और g ऑफ 4 माइनस g ऑफ b डिवाइडेड बाय b माइनस g of b minus g of 4 divided by 4b minus 4 is equal to 16 to the 32 2b square minus 9 minus 32 plus 9 divided by b minus 4 minus 9 plus 9 cancel out, तो 2b square minus 32 2 कॉमन ले लें तो b square minus 16 divided by b minus 4। इसको फॉर्मूले में ब्रेक करें तो 2 इंटू बी माइनस 4 और b प्लस 4, ठीक है, और डिवाइडेड बाय b माइनस 4। इसमें से ये कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये सिंपल क्या बचेगा, 2 इंटू बी प्लस 4 इज़ द एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है।
इसी तरह ये एक एक्सरसाइज दी हुई है, एस्टिमेट द एवरेज रेट ऑफ चेंज फ्रॉम x इक्वल टू 1 to 4। कोई मसला नहीं है। 1 पे देखिए वैल्यू, यहाँ से देखते हैं, ट्रेस करते हैं, 5 आ रही है। तो 1 पर f ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 और 4 पर ऊपर लेके जाते हैं 3। तो f ऑफ 4 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 3। तो अब हम क्या करें, ये रेट ऑफ चेंज अगर हम मालूम करें, रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू f ऑफ 4 3 माइनस f ऑफ 1 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, 3 माइनस 5 माइनस 2 divided by 3 is the average rate of change we have found from by the graph। इसी तरह से ये एक एक्सरसाइज है, एस्टिमेट द पॉइंट्स और ये सारी चीज़ें। तो ये रेट ऑफ चेंज का एक टॉपिक था, ये हमने देख लिया। अब आप इसकी एक्सरसाइजेज वगैरह अटैम्प्ट कर लीजिएगा पूरी, ठीक है जनाब। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, अगला टॉपिक हमारा है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। देखिए इसमें एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है एक फंक्शन को उठाकर दूसरे फंक्शन के अंदर कंपोज करना, यानी ये कोई एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है, एक अलग चीज़ है। कंपोजिशन का मतलब जैसे मैं कहता हूँ ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो आप एडिशन के साइन से उसको एक्सप्रेस तो करते हैं, लेकिन उसका मतलब होता है कंपोजिशन हो रही है। इसी तरह फंक्शन के अंदर भी कंपोजिशन होती है। लेट सपोज अगर मैं आपसे कहूँ ये फंक्शन है, चलिए पहले इसको वन नोट पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। 209 से 221 तक। अच्छा जनाब, इसमें हम देखते हैं यहाँ ये क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं कि कंबाइंड फंक्शन यूजिंग अलजेब्राइक ऑपरेशन क्रिएट अ न्यू फंक्शन बाय कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ एक फंक्शन f ऑफ x है, वो है x। सपोज एक फंक्शन है g ऑफ x, वो है x स्क्वायर। लेट सपोज मैं इन दोनों को सेम ग्राफ पे स्केच करूँ, एक फंक्शन ऐसा आएगा और एक फंक्शन ऐसा आएगा, ठीक है। ये दो अलग अलग फंक्शन होंगे। अगर वो कहता है इसको उठा के इसमें कंपोज कर दूँ, तो जी ओ एफ यानी f को उठा के किस में कंपोज कर रहा हूँ, g में। एफ ओ जी को उठा के किस में कंपोज कर रहा हूँ, f में। ये एक नया फंक्शन प्रोवाइड करेगा और वो कहलाएगा कंपोजिट फंक्शन। वो कंपोजिट फंक्शन ऐसा फंक्शन होगा जिसमें f को उठा के आपने g में कंपोज किया, ये भी कंपोजिट कहलाएगा। लेकिन इस कंपोजिशन फंक्शन की कंपोजिट फंक्शन जो होगा वो इस तरह से होगा कि g को उठा के f के अंदर आपने कंपोज किया होगा और एक नया फंक्शन आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इन्होंने कहा दो फंक्शन का एडिशन हो सकता है, एक नया फंक्शन आ जाएगा। दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन हो सकता है। एफ ऑफ जी, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एफ अपॉन जी दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। ये जस्ट लाइक अलजेब्राइक ऑपरेशन, जैसे आप प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर रहते हुए अपने फंक्शन को भी लाइक टर्म्स को लाइक टर्म में ऐड कर देना है। ये हम पॉलिनोमियल फंक्शन को सॉल्व करते वक्त भी देख चुके हैं। अच्छा, इसके बाद इंटरप्रेटिंग द कंपोजिट फंक्शन, इसको देख लीजिएगा आप,
ये क्या चीज़ है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। यूजिंग द ग्राफ इवेल्युएट अ कंपोजिट फंक्शन। ये एफ ऑफ जी ऑफ वन, यानी जी ऑफ वन उठाओ और उसको ले आके एफ में कंपोज कर दो। तो ये जी ऑफ वन पर यहाँ से वैल्यू अगर देखें तो वो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 2 आ रही है। ठीक है, तो नहीं, 1 पर वैल्यू 3 आ रही है यहाँ से, ये सॉरी, जी ऑफ 1 पर वैल्यू 3 आ रही है, ये देखिए यहाँ से। ठीक है, तो 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 3, और जी ऑफ 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ, 3 के बराबर। अच्छा, उसके बाद वो कहता है एफ ऑफ 3 पर, यानी जी ऑफ 1 उठाएं और एफ में कंपोज कर दें। तो जी ऑफ 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 3। तो आपने 3 को उठाया और 3 के अंदर वैल्यू अब आपने जी के अंदर डाली, तो 3 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है यहाँ से अगर हम देखें। तो ये कहता है कि evaluating g of 1 using the graph g of x, finding the input of 1 on the x-axis and finding the output value of the graph at that input. Here g of 1 is equal to 3. We use this value as the, यानी जो वैल्यू यहाँ पर आई थी ना 3, डोमेन के ऊपर रेंज की वैल्यू, वो वैल्यू इनपुट हो जाएगी दूसरे फंक्शन में। वो क्या है, g of f of x में ये y की वैल्यू 3 उठाई थी, ये इनपुट के तौर पे बन गई, और ये कहाँ आ गया, 3 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो इस तरह से हमने इसको इवेल्युएट करना होता है। जैसे इसमें देख लें कि अगर वो कहे कि आपसे इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा, मिसाल के तौर पर यहाँ से हम कोई एक वैल्यू उठा लें, कोई सी भी वैल्यू, ये वाली देख लें, तो 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी, हाँ, इसमें देख लें, जैसे यहाँ 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है, और फिर 3 पर वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन की है। डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन आपको मालूम करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये काम। मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए, एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या दिया हुआ है, x प्लस 2, जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, 3 माइनस एक्स। चलिए एफ ऑफ जी निकालना है, जी को उठा के एक्स में कंपोज कर दें, ये जी है, ये एफ है। ठीक है, तो एफ को एज इट इज रखा, जी 3 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब उठा के जी को पूरा उठा के एज अ डोमेन मानते हुए एफ में प्लग करना है। तो स्क्वायर रूट एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट और प्लस ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स प्लस 2। तो इसको मैं ये कह सकता हूँ कि एक तरह से स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स प्लस 2 और होल पावर कितनी है, 1/2। ठीक है, अब इसकी डोमेन क्या हो सकती है, इसकी डोमेन ये हो सकती है, यानी ये पूरा फंक्शन है कि ये पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तभी बात बनेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब मैं 3 माइनस एक्स भी मस्ट बी 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो x इज लेस देन इक्वल टू 3, x इज लेस देन इक्वल टू 3। अब देखिए, अगर 3 से छोटी वैल्यू रखूंगा ना, या 3 रखूंगा, फर्स्ट करें मैं यहाँ 3 रखता हूँ, तो 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 और फिर होल स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 0 बचा, 0 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 डिफाइंड है। अगर 3 से और छोटी वैल्यू रखता हूँ, 2 रखता हूँ लेट सपोज, तो 3 माइनस 2 का मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट 1 पॉजिटिव है, प्लस 2 और 0, तो ये क्या बन गया, 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू रख लें, आप इवेल्युएट करके इसको इसी पॉइंट पर पहुंचेंगे। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू एफ ओ जी ओ एफ करके हम उसकी डोमेन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ वर्बल क्वेश्चन हैं, एफ ओ जी ओ एफ माइनस जी माइनस एफ इंटू जी अपॉन एफ, ये सब आपने अलजेब्राइक ऑपरेशन से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को अटैम्प्ट करना है आपको। ठीक।
ठीक है जरा। फॉर द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज यूज ग्राफ्स एफ ऑफ फिगर 6 में, फिगर 7 में, फिगर 8 में, और फिर आपसे ये कह रहे हैं मिसाल के तौर पर मैं चले एक 53 पार्ट उठाता हूँ। जी ऑफ 1, जी ऑफ 1 क्या है? जी ऑफ 1 यहाँ से देखें तो ये रहा और ये रहा, तो आप यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 पर वैल्यू कहाँ मैप हो रही है? 1 पर मैप हो रही है। उसको ले आके किस में कंपोज कर रहे हैं? एफ में। तो एफ का आउटपुट इनपुट 1 माने, एफ का इनपुट, एफ का ये रहा, एफ का इनपुट 1, एफ का इनपुट 1 पर कहाँ आउटपुट दे रहेगा? 1 पे ही दे रहा है। तो एफ ऑफ जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ये होगा प्रोसीजर, ठीक है। अच्छा, फॉर द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज यूज द फंक्शन वैल्यूज फॉर एफ एंड जी शोन इन टेबल 3 टू इवैल्यूएट ईच एक्सप्रेशन। एक्स को ये माने, एफ ऑफ एक्स को ये माने, जी ऑफ एक्स को ये माने, और इसकी वैल्यूज इसमें से कैलकुलेट करते रहे। तो जी एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 क्या है? ये रहा एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 ये रहा, ये एफ ऑफ 5 है। एफ ऑफ 5 को वापस जी में देखें तो जी में डालेंगे तो 5 इनपुट के तौर पे मानेंगे आप, और ये डालेंगे तो ये 8 पे मैप हो जाएगा। तो एफ ऑफ 5 पर जो वैल्यू है, एफ ऑफ 5 पर वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? एफ ऑफ 5 पर वैल्यू 0 आ रही है। 0 को आप जी में डालेंगे तो 0 को अगर आप जी में डालेंगे तो जी ऑफ 0 अगर आप देखेंगे तो जी ऑफ 0 पर ये वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यानी आप देखिए जी ऑफ एफ ऑफ 5 लेट सपोज, ठीक है। तो हम कहते हैं एफ ऑफ 5, अब ये एक्स है, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू अगर 5 पर रखें तो जी ऑफ 0 7 है, एफ ऑफ 0 7 है, एफ ऑफ 1 6 है, एफ ऑफ 5 0 है। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है? 0। तो जी ऑफ 0 अब अगर हम देखें तो जी ऑफ 0 एक्स में 0, तो जी ऑफ 0 कहाँ मैप हो रहा है हमारे पास? 9 पर। तो जी ऑफ 0 कहाँ मैप हो गया? 9 पर। तो इस तरह से हमें इसको कैलकुलेट करना है। फिर ये बाकी के आगे के क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चंस हैं, ये आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है जनाब। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन जो है ना, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट है जो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको ना। तो शिफ्टिंग द ग्राफ, यानी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट अगर आपने करना है, वर्टिकल शिफ्ट अगर आपने करना है, भाई मिसाल के तौर पर देखें ना, इस तरह से है आपके पास, अगर फॉर एग्जांपल देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है लेट सपोज, तो मैं पहले ही बता चुका, अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूँ, ये इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर मैं शिफ्ट कर दूँ यहाँ पर तो ये 1 यूनिट अबव द एक्स एक्सिस और वर्टिकली शिफ्ट हो गया ना ऊपर की तरफ 1 यूनिट। तो आप बता देंगे कि y में क्या हुआ है, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बजाय अब ये y प्लस 1 यूनिट शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करेंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा, वर्टिकली अगर यूँ हॉरिजॉन्टली यूँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1, इधर शिफ्ट करेंगे तो x माइनस 1। इस तरह हम शिफ्टिंग द ग्राफ करते हैं इसके अंदर, और इससे हम कैलकुलेट करते हैं कि फंक्शन किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होता है, वर्टिकल शिफ्ट होता है। इसमें देखिए लेफ्ट और राइट, अबव और बिलो, यहाँ ये शिफ्टिंग होगी।
तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन है, वर्टिकल रिफ्लेक्शन, और ये रिफ्लेक्शन दिखाई है इन्होंने कि ये रिफ्लेक्शन है। मिसाल के तौर पर देखिए ये वाला जो ग्राफ है, ये एक ग्राफ था, ये रहा, ठीक है। अगर मैं इसकी हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन देखूं तो वो ये है, और वर्टिकल रिफ्लेक्शन देखूं तो वो ये है, इस तरह से, ठीक है। तो ये वर्टिकल रिफ्लेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन है। अच्छा जनाब, इसमें इस की एक एक्सरसाइज आप देख लीजिएगा। अब देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि ये एक क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, लेट सपोज ये वाला, ठीक है। और ये कहता है, चलिए इसको शिफ्ट करा लेते हैं, ये 243, लेट सपोज 243 से 248 तक, 47 तक अगर हम शिफ्ट करा लें इसको, लेट सपोज ये वाला फंक्शन देखें अगर आप, तो इसमें ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, इसको शिफ्ट कीजिए 3 यूनिट्स डाउन। तो मैं पहले तो इसका ओरिजिनल ग्राफ बनाऊंगा, ये ओरिजिनल ग्राफ है इसका, ठीक है। और 3 यूनिट्स डाउन, 3 यूनिट्स डाउन अगर मुझे शिफ्ट करना है तो 1 2 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। और एंड टू द राइट 1 यूनिट, और फिर 1 यूनिट राइट, लेट सपोज यहाँ है, तो मैं इसकी वर्टेक्स उठा के बिल्कुल ऐसे ही इसके पैरेलल यूं शिफ्ट कर दूंगा। तो ये समझे ये यहाँ आएगा, ठीक है, ये, और फिर यहाँ से यूं पैरेलल। तो ये हमारा तरीकाकार है। तो 3 यूनिट्स डाउन किया और 1 यूनिट लेफ्ट किया, 1 यूनिट राइट किया, ठीक है जनाब। ये टेबुलर फॉर्म है यार, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ये ग्राफ्स हैं, इन ग्राफ्स को देखते हुए आपने बताना है कि ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्शन कैसे होगी, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस चैप्टर को हम फिनिशिंग एंड की तरफ लेके जा रहे हैं। इसमें आप ये फंक्शन अटैम्प्ट कर लीजिएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस हैं, इनकी ग्राफिंग कैसे होनी है, वर्टेक्स बस आपने बनानी होगी। चलिए मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, मिसाल की तरफ ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कौन सा है, पेज नंबर 252। देखिए जैसे ये देख लें आप, सॉरी ये 252 नहीं है, 252, हाँ ये देखिए, प्लॉट एट लीस्ट 5 पॉइंट्स बाय हैंड फॉर ईच ग्राफ। मिसाल दर में ये देखिए, ये वाला एक y इज इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड्यूलस है। तो आप पहला तो काम ये करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ x अगर बनाते तो ये होता, x माइनस 1 है, तो इसका मतलब है ये ग्राफ इधर शिफ्ट हो रहा है, तो वो शिफ्ट कितना हो रहा है, 1 यूनिट, तो ये आ गया, ठीक है। अब x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर मैं रखता हूँ, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। अब अगर मैं यहाँ पर 1 से बड़ी वैल्यूज रखता हूँ तो देखिए ये पॉजिटिव है, 1 मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, 3 रखता हूँ, 4 रखता हूँ, 5 रखता हूँ, 6 रखता हूँ, तो ये मेरे पास मुख्तलिफ पॉइंट्स आते चले जाएंगे और ये वर्टिकल लाइन इस तरह की बनती चली जाएगी। तो इसको हम ये कहता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के एटलीस्ट 5 पॉइंट्स प्लॉट कीजिए, ठीक है। तो ये प्लॉटिंग देख लीजिएगा आप। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो
तो इनवर्स फंक्शन ये एक आखिरी टॉपिक है इनवर्स फंक्शन का। इसको मैं जल्दी से क्विकली उसका रिव्यू कराता हूँ आपको। मैंने आपको 1 to 1 बताया था डोमेन, 1 to 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, यानी अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पे यूनिकली मैप हो रहा है तो वो 1 to 1 फंक्शन होगा। ये मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। फर्ज कीजिए ये सेट x है, ये सेट y है, तो सेट x की वैल्यूज़ है मिसाल के तौर पे a b c d और फॉर एग्जांपल e f g h, इस तरह से कुछ वैल्यूज़ हैं। ये इस पे मैप हो रहा है, ये इस पे मैप हो रहा है, ये इस पे मैप हो रहा है, इसी तरह ये इस पे मैप हो रहा है, लेट सपोज। तो हम ये कह सकते हैं कि यार ये वैल्यूज़ इस पे जो मैपिंग हो रही है ये 1 to 1 मैपिंग है, क्योंकि हर एलिमेंट डोमेन का यूज़ भी हो रहा है, मैप भी हो रहा है और यूनिकली मैप हो रहा है, प्लॉट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन को हम 1 to 1 फंक्शन कहते हैं। अब अगर इस 1 to 1 फंक्शन के अंदर वो ये कहता है इन्वर्स मालूम करना, ये अंडर द एफ था, तो अंडर द एफ का मतलब है ये वापस क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स हो जाएगा, और वो जो कि डोमेन का सेट था वो रेंज बन जाएगा, और जो रेंज था वो डोमेन, यानी वाई के एलिमेंट अब मैप हो रहे हैं किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। मिसाल के तौर पे ए बी सी ये 3 है, डी ई एफ पे मैप हो रहे थे, तो अब डी वापस मैप होगा ए के ऊपर, ई मैप होगा बी के ऊपर और एफ मैप होगा सी के ऊपर। इस तरह से हम एफ इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट कीजिए आपके पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस 3 ओवर x माइनस 1, लेट सपोज। तो मैं ये कहता हूँ एक तरह से ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 ओवर x माइनस 1 हुआ। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये इस तरह बनेगा एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 3। ठीक है, और y अगर कॉमन ले लें, सॉरी x अगर कॉमन ले लें तो ये बनेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। ठीक है, और x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 ओवर वाई माइनस 1। तो x असल में किसके बराबर था, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो x f इनवर्स जो हो गया f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ, x की। तो मैं इस x की जगह क्या रख सकता हूँ, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 3 ओवर y माइनस 1। रिप्लेस x बाय y, x को रिप्लेस कर दें किससे, x बाय y, तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 ओवर x माइनस 1। जो फंक्शन था इनवर्स भी उसका वही फंक्शन आ रहा है। ये कभी कभार ऐसा होता है, वरना हमेशा इनवर्स फंक्शन डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट करने का तरीका। इसके फिर आप इनवर्स कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। एफ ऑफ 6 7 है, एफ इनवर्स ऑफ 7 कितना होगा, यानी एफ इनवर्स ऑफ 7 का मतलब ये होगा कि आप बताइए 7 कहाँ प्लॉट हो रहा होगा। अगर एफ 1 to 1 है तो जाहिर है आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/6 या जो भी आपकी वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, अच्छा जनाब, ये चैप्टर 3 का रिव्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3 चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में आपको 3.7 तक सारी एक्सरसाइज अटैम्प्ट करनी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लीनियर फंक्शंस। तो इंशाल्लाह फिर हम लीनियर फंक्शंस देखना शुरू करेंगे। मैं एक तरफ कोर्स आउटलाइन का रिव्यू कर लूँ आपके साथ कि कोर्स आउटलाइन हमें क्या बता रही है। कोर्स आउटलाइन हमें ये बता रही है कि चैप्टर 1 हो गया हमारा, चैप्टर 1 and 2 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। अब ये चैप्टर 4 में हमें लीनियर फंक्शंस देखने हैं, तो इनको किस डेप्थ तक जाना है, कैसे देखना है, वो हम यहाँ डिसाइड करेंगे। लीनियर फंक्शंस, मॉडलिंग विद लीनियर फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा ये, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जनाब,
ओके स्टूडेंट्स, फिर आप ये लेक्चर देख लीजिएगा। और हाँ, मैं बार बार हर लेक्चर में कहता हूँ कि आप लोग अपनी क्वेरीज तो प्लेस करें, क्वेरीज प्लेस करेंगे तो मैं ऑनलाइन लेक्चर रख लूँगा, ठीक है। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़।